आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भी फील गुड का एहसास होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैडमिंटन कोर्ट में उतरी और उन्होंने इस खेल में अपना हाथ आजमाया। जाहिर है राष्ट्रपति का ये एक अलग ही अंदाज है जो कम देखने को मिलता है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ राष्ट्रपति भवन में बैडमिंटन खेलती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साइना नेहवाल का वीडियो जम के वायरल हो रहा है। राष्ट्रपति भवन का ये नजारा बेहद खास है। बैडमिंटन कोर्ट में एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो दूसरी ओर दिग्गज शटलर और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता साइना नेहवाल मौजूद हैं। बैडमिंटन मैच के दौरान चैंपियन साइना के सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंझे हुए खिलाड़ी की तरह कई शॉट लगाए और उन्होंने कई मौके पर साइना नेहवाल को मात भी दी। ये नजारा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने चैंपियन के साथ मैच किया है। मैच के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अंदाज ही बेहद निराला दिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैडमिंटन के कोर्ट में उतरी और उन्होंने इस खेल में जब अपना हाथ आजमाया तो वहाँ मौजूद लोगों में मैच के लिए रोमांच भर गया। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साइना नेहवाल का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोशल मीडिया हैंडल एक्स से भी कुछ तस्वीरें शेयर की गई है, जिसके कैप्शन में लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खेलों के प्रति स्वाभाविक प्रेम तब देखने को मिला जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बैडमिंटन कोर्ट में बहुचर्चित खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। राष्ट्रपति का ये प्रेरणादायक कदम भारत की बैडमिंटन की दुनिया में एक पावर हाउस के रूप में उभरने के अनुरूप है, जिसमें महिला खिलाड़ी वैश्विक मंच पर बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। जाहिर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये पहल महिला खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए है। इसके पहले बुधवार को राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित डुरंग कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी का अनावरण किया था। वहीं राष्ट्रपति का अनोखा अंदाज पुरी दौरे पर भी देखने को मिला था। पुरी दौरे के बीच राष्ट्रपति पुरी बीच की सैर पर निकली। पुरी बीच की खूबसूरती को राष्ट्रपति मुर्मू ने आंखों में कैद किया और कुछ वक्त वहां गुजारा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मानसून सीजन को देखते हुए उदयपुर में एहतियातन कदम उठाए गए हैं। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आपदा प्रबंधन टीम ने बाढ़ बचाव का संयुक्त अभ्यास किया। ये मॉक ड्रिल फतेह सागर झील पर की गई, जिसमें बाढ़ के दौरान टापुओं पर फंसे लोगों और पर्यटकों को कैसे रेस्क्यू किया जाए, उनको बचाया जाए, इसका लाइव डेमो कर तैयारियों को पुख्ता किया गया। देखिए उसकी तस्वीरें। कुदरती आपदा से निपटने की ये तैयारी है। उदयपुर झील में संयुक्त अभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, आर्मी और सिविल डिफेंस के जवानों के साथ रेस्क्यू मिशन चला रहे हैं। मॉनसून का सीजन चल रहा है। देश के कई इलाके इन दिनों बाढ़ बारिश का सामना कर रहे हैं। लोगों को बचाने के लिए बड़ी संख्या में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उदयपुर में भी बारिश से झील का पानी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों के डूबने का खतरा भी हो जाता है। भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना होती है तो लोगों की जान बचाने के लिए सारी एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। अपनी तैयारियों को परखने के लिए उदयपुर के फतेह सागर झील में एनडीआरएफ ने एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम के साथ बाढ़ बचाव का संयुक्त अभ्यास किया। अगर आपदा बड़ी होती है तो इससे निपटने के लिए सेना को रेस्क्यू एक्सरसाइज में शामिल किया गया। आज हमारी टीम ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी और सिविल डिफेंस के साथ एक संयुक्त मॉक एक्सरसाइज की, जिसमें आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की आपदा है उसमें किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन रखा जाएगा और जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो समय पर किस प्रकार से काम करती हैं। साथ में जब मास कैजुअलिटी होती है या मास किसी प्रकार का आपदा आती है तो आर्मी का किस प्रकार से सहयोग लिया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में किया। साथ में ही जो जिस प्रकार के जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हमने जानकारी दी है। और मैं इसी के साथ में आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो प्रशासन और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी पूरी तरह उससे निपटने के लिए मुस्तैद है।
मॉक एक्सरसाइज के दौरान सेना के जवानों ने लाइफ बोट और लाइफ जैकेट के जरिए झील में डूब रहे लोगों को बचाया। बाढ़ के दौरान टापुओं पर फंसे लोगों या झीलों में नाव पलटने पर पर्यटकों का कैसा रेस्क्यू किया जाए, जवानों ने इसका लाइव डेमो दिया। साथ ही हादसों के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के कई इलाके इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ या फिर बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। हालात को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीम की तैनाती कर दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान हाई अलर्ट पे हैं, लोगों के बचाव में जुटे हुए हैं। साथ ही लोगों की रेस्क्यू की अपनी तैयारियों को पुख्ता की जा रही है। आपदा आसमानी है, उससे निपटने के लिए हौसले भी बुलंद है। बाढ़ से मुकाबला करने के लिए तैयारी पुख्ता है और इन तैयारियों को धार देने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान ग्राउंड जीरो पर हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा की हैं, जहां बाढ़ के हालात हैं। मूसलाधार बारिश का पानी घरों में घुस रहा है। लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने के लिए राहत बचाव की टीम तैनात है। एनडीआरएफ के जवानों ने अब तक 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है। टनकपुर के देवीपुर इलाके में एनडीआरएफ की 15 बटालियन मिशन रेस्क्यू में जुटी हुई है। वाटर लेवल तो अभी करंट जो सिचुएशन है घटना स्थल पे वहाँ पर 2 से 3 फीट है। बाकी कल हमारी एनडीआरएफ की 3 टीमें टनकपुर, खटीमा और सितारगंज एरिया में ऑपरेशन चलाई और उसमें हमने लगभग 450 से लेके और 500 के आसपास उसको सिविलियंस को रेस्क्यू किया। और इसके अलावा हमारी 14 अन्य टीमें पूरे उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए तैनात हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ ही एसडीआरएफ के जवान भी लोगों के राहत बचाव में जुटे हुए हैं। दोनों टीमों के जवान मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 2 जगह ऐसी थी जहाँ पर पानी काफी ज्यादा भर गया था, करीब 10 से 11 फीट के आसपास। तो जो हमें पहली कॉल आई थी वो जगपुड़ा से आई हुई थी, जहाँ पर कुछ लोग परिवार थे जिनकी घरों तक छतों तक पानी आ चुका था, क्योंकि वो सिंगल स्टोरी थे तो नॉर्मली उतना ही रहता है पानी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी गंभीर स्थिति थी, तो वहाँ से हमने करीब 35 से 40 लोगों को रेस्क्यू किया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। बाढ़ से पहले ही बचाव के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। बाढ़ क्षेत्र में डीएम पहुंचे और वहां लोगों से जरूरत पड़ने पर ही बाहर आने की अपील की। इसके अलावा राप्ती नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से किसी भी खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरयू नदी का पानी बढ़ रहा है, जिससे जिले में बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सरयू खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। वजह निचले इलाकों में अभी से पानी भरने का खतरा पैदा हो गया है और अगर यही हालात रहे, जिस तरह 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सरयू बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में अयोध्या में बाढ़ के हालात आपको दिखाई देंगे। आप देखिए ये सरयू है और किस तरह से यहाँ पे सरयू की जलधारा तेजी से बह रही है और इसमें कभी कभी आपको इसमें जानवर बहते नजर आएंगे और कभी कभी लोगों के छप्पर यहाँ पे बहते हुए इस पानी में दिखाई देते हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस सभी एक्टिव हो गए हैं। अलग अलग बोटें जो है यहाँ तैनात कर दी गई हैं और सब अलर्ट मोड पर हैं कि अगर कहीं भी रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो सब मुस्तैद रहें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। साथ ही जल पुलिस भी हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी हालात से निपटने के लिए मुस्तैद है। यूपी एसडीआरएफ जल पुलिस श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, बाढ़ की स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है। यहाँ का जो प्रशासन है तमाम स्थिति यहाँ पर बनाए हुए है और एसडीआरएफ और जल पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है।
चारों ओर पानी ही पानी, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। और ऐसे मुश्किल हालात में लोगों की मदद करने आ चुके हैं देवदूत। यूपी के शाहजहांपुर में शहर के कई मोहल्ले में भर गया है पानी। जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए 10 प्राइवेट नाव, 21 बटालियन मद्रास रेजिमेंट की 2 मोटर बोट और एक पीएसी टीम को राहत और बचाव के लिए लगाया है। अब तक जिला प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 519 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। साथ ही लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह देने के लिए खुद पुलिस पहुंची हुई है और लोगों तक बाढ़ के खतरे की सूचना पहुंचा रही है। अयोध्या से बनवीर सिंह और शाहजहांपुर से विनय पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और राहत और बचाव के काम उन तमाम इलाकों में चल रहे हैं जहां बाढ़ आई हुई है या फिर जहां बाढ़ के हालात बन गए हैं, वहां बचाव दलों की तैनाती कर दी गई है। अब आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं जहां बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नदी के किनारे बसे कैचमेंट एरिया में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पानी में आने जाने के लिए लोगों को नाव की जरूरत पड़ती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने जुगाड़ वाली नाव ही बना डाली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग बड़े पैमाने पर जुगाड़ से बनी नाव का इस्तेमाल करते हैं। जुगाड़ से नाव बनाने के लिए लोगों ने थर्मोकोल और डब्बों का इस्तेमाल किया हुआ है। नेपाल के बराज से पानी छोड़े जाने के बाद बिहार की नदियों में उफान आने लगा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी जो शहर के बीचों बीच अवस्थित है में भी जलस्तर काफी तेजी से वृद्धि हो रहा है और कैचमेंट एरिया में जो घर बना हुआ है वो आसपास पानी भरने लगा। और ऐसे में अब जुगाड़ वाली नाव ही इन लोगों का एक सहारा बना। उसी नाव पर इस वक्त हम बैठे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल से लौट रहे हैं वो भी अब अपने घरों में, चूंकि हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से आसपास घर बना हुआ है और उस जगह पानी तेजी से बढ़ने लगा है, तो लोग इस पानी से बचाव के लिए जुगाड़ वाली नाव बनाए। हालांकि यह काफी खतरनाक होता है और जानलेवा भी साबित होता है। सर ये नाव पलट भी जाता है, हाँ टूट भी जाता है, या आदमी डूबने के भी अति रखता है, ठीक है ना, चांस है। तो इससे घरों पे अपना लोग जाते हैं सुरक्षित होकर और आ जाते हैं। हाँ, इस बूढ़ी गंडक में इतना पानी काफी भर गया हुआ है तो पानी बढ़ने लगा लगातार। हाँ, इस वक्त ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी है। बिहार में गंडक नदी का पानी बढ़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में सरयू नदी का पानी भी बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में गांव में पानी पहुंच रहा है। बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। पानी को कम करने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। गंडक नदी की तस्वीरें आपके सामने। बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता हुआ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मैदान संभाले हुए। यूपी के कई जिलों में सैलाब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पानी का प्रकोप जानलेवा बने उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। सबसे पहले शहर का हवाई सर्वेक्षण किया, इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से पूरनपुर के चंदिया हजारा क्षेत्र में पहुंचे, जहां सीएम ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात भी की और उनका हालचाल जाना। वहीं नोएडा में डूबे क्षेत्रों में लोगों को निकालने के लिए नोएडा पुलिस की बड़ी पहल देखने के लिए मिली। नोएडा पुलिस ने लोगों को नोटिस जारी किया है, साथ ही मौके पे अधिकारियों ने अनाउंसमेंट भी की। इसके अलावा पुलिस ने यमुना में जल स्तर बढ़ने से पहले सुरक्षित जगह पे जाने की अपील भी की है। आपके मकान में, आपके भवन में या आपका स्थान जहां आप रह रहे हो वहां पर जो भी आपका सामान है जो कि बाढ़ से या पानी से और खराब हो सकता है, उसको जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से हटा लें, जिससे दिक्कत ना होने पाए। क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने उस दुख को और उस समस्या को झेला था, जो कि वहां पर उस समय पुलिस प्रशासन, हमारे मीडिया भाई के लोग, इन लोगों के सहयोग से और इवन आप लोगों के भी सहयोग से बचाया गया था काफी लोगों को, हजारों की संख्या में। पिछली बार यहाँ पर हालात ऐसे थे कि पानी यहाँ तक आ गया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। कई पालतू जानवर जैसे गौवंश गायब हो गए थे, डूबकर उनकी मौत भी हो गई थी। आज हालात ये है कि पुलिस इसके पहले कि पानी यमुना का बढ़े, यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो, फिर से इन लोगों के पास यहाँ पहुंची है, उनसे अपील कर रही है कि यहाँ से बाहर निकलो।
फिर कहाँ रही थी और कैसे? स्टे पे रहे थे। स्टे पे रही थी। बच्चे भी हैं। तो इस बार अब स्टे पे रहे थे फिर बच्चों को लेकर। इस बार फिर अब क्या तैयारी है, कैसे करेंगे? अब पानी तो बढ़ने लगा। स्टे पे कोई सुविधा हुआ तभी तो निकल जाएंगे और क्या है। भारत तो खराब थी, लेकिन ये थोड़ी है कि मतलब कोई सुनवाई है नहीं है। जब सरकार वोट लेती है तो इतनी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? इतनी महंगाई में बताओ, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज है, हर साल बाढ़ डूब आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? आएगा पानी तो जाएंगे निकलेंगे, फिर सामान भी निकालने में तो समय लगेगा ना सर। सरकार को टेंडर लगवाना चाहिए, सामान निकाल कर फिर दीजिए जब हम जाएंगे। पुलिस कमिश्नर महोदया के निर्देशन में एक अभियान चलाया गया है जो विगत कई दिनों से चालू है। कई दिनों से हम लोग इनको नोटिस दे रहे हैं, जितने में फार्म हाउस वाले हैं, जितने नर्सरी वाले हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिस तरह की हैबिटेट यहाँ पर है, सबको हम लोग अवगत करा रहे हैं और सूचित भी कर रहे हैं। अब आपको असम लिए चलते हैं। असम में बाढ़ से लोग ही नहीं बेजुबान भी परेशान हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिससे कई बेजुबानों को नुकसान पहुंचाया है। राहत की खबर यह है कि वन विभाग व एनडीआरएफ की टीम मोर्चे पर तैनात है। अधिकारियों ने 2 गैंडे के बच्चों और 2 हाथी के बच्चों समेत 99 जानवरों को बचाने में कामयाबी भी यहां पर हासिल कर ली है। मैदानी इलाकों में बाढ़ है तो पहाड़ों पे मौसम से बुरा हाल है। यहाँ पहाड़ों के दरकने की खबरें लगातार आ रही हैं। चमोली जिले से आई ये तस्वीर आपके सामने है। चमोली जिले के पाताल गंगा इलाके में भयानक भूस्खलन हुआ है। पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर ये भूस्खलन हुआ। इस हादसे के बाद से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे NH7 बंद हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे के बाद हिमाचल के चंबा से भी भयानक भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। भरमौर में मणि महेश जाने वाले रास्ते पे पहाड़ों से भारी मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें रोड पे आ गिरी। हाईवे से गुजर रही गाड़ियां लैंडस्लाइड के दौरान बाल बाल बची। मुख्य रास्ते से निकल रहे तीर्थयात्रियों ने इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल में कैप्चर भी किया। भूस्खलन के बाद प्रशासन ने मणि महेश यात्रा पर रोक लगा दी है। यात्रियों को मणि महेश आने वाले मुख्य रास्ते और पुराने रोड के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। बीते कुछ सालों में पहाड़ों के दरकने और भयावह बाढ़ आने की खबरें अब बढ़ती सुनाई दे रही हैं। ये खबरें घबराने के लिए नहीं बल्कि सावधान हो जाने के लिहाज से जानी बेहद जरूरी हैं। आइए देखिए से जुड़ी रिपोर्ट। ये दरकते पहाड़, धुआं धुआं होते रास्ते, ये पहाड़ों की गोद में मचा हाहाकार, रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। जाहिर है इन खूबसूरत वादियों में इस तरह की बर्बादी का नजारा कोई नहीं देखना चाहेगा, पर इन्हें यूं अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। पहले कभी कभार दिखने वाले हादसे अब आम क्यों होते जा रहे हैं? अब जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की इन तस्वीरों को ही देखिए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया। चिंता की बात यह है कि पहाड़ पर अब भी कई दरारें नजर आ रही हैं। ये तस्वीर चमोली जिले के पाताल गंगा की है, जहां हुए भूस्खलन की वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। हालांकि बीआरओ की टीम ने पूरी मुस्तैदी से इसे खोल दिया। सदियों से अड़िग खड़े ये पहाड़ आखिर दरकने क्यों लगे? मौसम की बात, पर्यटन का भार या फिर पहाड़ों पर आई अंधाधुंध विकास के बयान इनके लिए जिम्मेदार है। हालांकि विशेषज्ञ पहाड़ दरकने के पीछे बढ़ते पर्यटन को जिम्मेदार नहीं मानते। टूरिस्ट बढ़ रहे हैं तो इसका तो कोई इससे रिलेटेड है नहीं, क्योंकि उसमें तो इतना कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती कि उससे टूरिस्ट बढ़ने से आपका लैंडस्लाइड और ये बढ़ जाए। उसके और ही वजह है, आपका रेनफॉल है, स्लोप है। पहाड़ों के दरकने के पीछे की वजहों में ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जानकारों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम समय में ज्यादा बरसात से चट्टानें खिसक रही हैं और पहाड़
कमजोर पड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रही है उससे अनएक्सपेक्टेड बारिश भी हो रही है। अभी कुछ सालों से हमने देखा है तो बारिश कभी ज्यादा आ रही है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है। उत्तराखंड में हुआ, हिमाचल में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। तो ये हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ पहाड़ों की संरचना भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसका वक्त के साथ असर बढ़ा है। लिहाजा सरकार, संस्थाओं और आम लोगों को पहाड़ों को बचाने के लिए हर मुमकिन पहल करने की जरूरत है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन से पहले विश्वनाथ धाम में व्यवस्था से जुड़े तमाम महकमों की बैठक की गई, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधाओं को लेकर कई फैसले लिए गए। इस दौरान भक्तों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा। बाबा विश्वनाथ धाम में गलियों और वायरलेस के साथ बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती होगी। साथ ही सावन के पहले काशीवासियों को अलग से दर्शनों के लिए प्रवेश द्वार भी मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में यूं तो साल भर भक्ति की बहार बहती है, लेकिन सावन के महीने में शिव के इस पावन धाम लाखों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लिहाजा प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली है ताकि इस सावन बाबा विश्वनाथ के धाम भक्तों को सुगम दर्शन प्राप्त हो सके। आने वाले 10 दिनों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी लागू होके सावन चालू होने से 2 दिन पहले वो टेस्ट हो जाए और सारी भक्तों के लिए व्यवस्था लागू हो जाए, इस प्रकार की कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई थी। और सारे निर्णय जो पिछले सावन के महीनों में लिए जाते रहे हैं उनको रिवाइज किया गया है। 22 जुलाई से शुरू होने वाले सावन माह को देखते हुए पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ, मेडिकल, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें व्यवस्था से जुड़े तमाम पहलुओं पर बारीकी से विचार किया गया। इस मीटिंग में लिए गए फैसलों को अगले 10 दिनों में लागू कर दिया जाएगा। साथ ही घाटों की तरफ से जो रास्ते आते हैं और जो गलियों से रास्ते आते हैं उनमें भी अब की बार पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, साथ ही साथ वहाँ पे वायरलेस सेट के साथ साथ पुलिस कर्मी ड्यूटी पे रहें और जो पब्लिक और श्रद्धालु जो आते हैं गलियों के माध्यम से उनको बैच वाइज छोड़ा जा सके, ताकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अव्यवस्थित दर्शन ना हो। उसी के साथ साथ जो बैरिकेडिंग होती है और जो जिगजैग लगाए जाते हैं उनकी संख्याएं भी बढ़ाई जाएं, प्लेसेस भी बढ़ाए जाएं। बारिश के दिनों में क्राउड मैनेजमेंट बेहद अहम हो जाता है। गलियों से आने वाले भक्तों की भीड़ पर भी ध्यान दिया गया है। इसे लेकर सभी विभागों को जिम्मेदारी बांटी गई है। सीसीटीवी के इंतजाम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की 24 घंटे व्यवस्था की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को बारिश से बचाने के लिए शेड लगाए गए हैं। साथ ही भक्तों के लिए भोजन, पानी और टॉयलेट की व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। इसके अलावा सावन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष जोर रहेगा। गंगा घाट और गलियों से आने वाली भीड़ के लिए पुलिस बल की वायरलेस के साथ तैनाती रहेगी। बैरिकेडिंग और जिगजैग भी बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी, हमारी महिला पुलिस तैनात रहेगी और यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए पानी, चाय इत्यादि की व्यवस्था, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई। चिकित्सक भी रहेंगे, यहाँ पर डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक तैनात रहेंगे। गुड न्यूज ये भी है कि सावन के पहले काशी वासियों को दर्शन के लिए अलग से प्रवेश द्वार मिल जाएगा। इस हाई लेवल मीटिंग में काशी वासियों के लिए अलग से 2 प्रवेश द्वार के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से एक गेट सावन से पहले फाइनल हो जाएगा। डिटेल्ड डिस्कशन के बाद जो नंदू फारिया का एक गेट है वहाँ से एक विशेष व्यवस्था बनाने की बात हुई है। हालांकि एक सिल्को गली है, वहाँ से भी हम विशेष व्यवस्था बना रहे हैं, परंतु उनमें से एक व्यवस्था फाइनल करके आने वाले 2-3 दिन में हम लोग जो काशी के दैनिक दर्शनार्थी हैं, जो अभी नेमी लोग हैं, उनके माध्यम से वो व्यवस्था लागू करेंगे। सावन में रोजाना करीब 6 से 7 लाख श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की का सामना न करना पड़े और उन्हें सुगमता से महादेव के दर्शन हो सकें, इसके लिए व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा रहा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे।
और अब उदयपुर से जुड़ी एक खबर। पर्यटन और खूबसूरती की दुनिया में उदयपुर के नाम एक और उपलब्धि दर्ज की गई है। ट्रैवल प्लस लीजर रीडर्स अवार्ड लिस्ट में ऐसे टॉप 10 शहरों के नाम जारी किए गए हैं जो दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस सूची में उदयपुर को दूसरा स्थान मिला है। झीलों के शहर उदयपुर की खूबसूरती बयां करने के लिए उसका नाम ही काफी है। देसी सैलानी हो या विदेशी, हर कोई एक बार इस शहर को जरूर निहारना चाहता है। यूं तो इस खूबसूरत शहर के नाम कई ताज हैं, लेकिन इसकी शोहरत में एक और सितारा जुड़ गया है। ट्रैवल एंड लेजर ऑनलाइन पोर्टल ने दुनिया के 10 बेस्ट शहरों की सूची में उदयपुर को शामिल किया है। सूची में मेक्सिको के सैन मिगुएल डी एलेंदे शहर के बाद दूसरा स्थान उदयपुर को दिया गया है। खास बात यह है कि भारत से सिर्फ उदयपुर को ही इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल मैगजीन ट्रैवल एंड लेजर ने वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट सिटीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें उदयपुर को सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई है। तो हम सभी के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है और पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर है। जितने भी लिस्ट जारी हुई है ये रीडर्स की चॉइस के आधार पे हैं और रीडर्स ने अपनी बेस्ट चॉइस उदयपुर को दी है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है। उदयपुर घूमने आने वाले पर्यटकों की रेटिंग के आधार पर ये लिस्ट निकाली गई है। इससे पहले भी कई सर्वे जारी हो चुके हैं जिनमें उदयपुर अपनी जगह बना चुका है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने घूमने के लिए दुनिया भर की बेस्ट लोकेशन के नाम जारी किए, इनमें उदयपुर का नाम भी शामिल है। ट्रैवल पोर्टल दी प्लेनेट ने दुनिया के 17 रोमांटिक शहरों में उदयपुर को चौथा स्थान दिया है। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने अप्रैल में भारत में घूमने के लिए जिन 8 बेहतरीन जगहों के नाम बताए, इसमें उदयपुर को दूसरा स्थान दिया गया। ट्रैवल एंड लेजर ने सोलो विमेन ट्रैवल के लिए देश के 17 सुरक्षित शहरों में उदयपुर को 11वां स्थान दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्यटन के पटल पर इस शहर की पहचान कितनी मजबूत है। उम्मीद है झीलों के शहर की बढ़ती शोहरत और ये नई उपलब्धि उसके पर्यटन को और बढ़ावा देगी। सतीश शर्मा, उदयपुर, गुड न्यूज टुडे। पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से ध्वजवाहक का नाम का चयन कर लिया गया है। पेरिस ओलंपिक में 2 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन और खेल रत्न पुरस्कार विजेता अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने गुरुवार को इस बात का ऐलान किया। ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक बनने पर शरद कमल का क्या कहना है, सुनिए। काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस आई हैं इंडिविजुअल स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स में, जैसे कि आपका एथलेटिक्स हो गया या हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो हर एथलीट अपने बेस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन्स में। तो और इस बार आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया का डबल डिजिट मेडल्स आएंगे। पिछली बार 8 आए थे। आई एम प्रीटी मच श्योर इस बार हम डबल डिजिट में मेडल लेके लाएंगे वापस, और बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम विल बी एबल टू बीट द बेस्ट। द ग्रेट अंबानी वेडिंग का जश्न जारी है। कल एंटिलिया में अनंत और राधिका के लिए शादी से पहले शिव पूजा रखी गई थी, जिसमें कई सितारे भी शामिल हुए। लेकिन लुक के मामले में सास नीता और बहू श्लोका अंबानी ने सबको पीछे छोड़ दिया। इन 2 तस्वीरों में देखिए शिव पूजा में तैयार हुई सासुआ नीता अंबानी और बहू श्लोका अंबानी का लुक। नीता अंबानी जहां सोने का ब्लाउज पहनकर खूबसूरती के मामले में सबको टक्कर दे रही हैं, वहीं श्लोका भी अपनी सादगी से पारंपरिक ड्रेस में गजब ढा रही हैं। दोनों सास बहू एक दूसरे को खूबसूरती के मामले में मात देती नजर आई। छब्बीस जुलाई 1999 हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज वो तारीख जिसे भारतीय सेना की जांबाजी, पराक्रम और बहादुरी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई थी। अब से चंद दिनों बाद 26 जुलाई को 25वां विजय दिवस मनाया जाएगा, जब पूरा देश अपने वीर सपूतों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देगा। गुड न्यूज टुडे भी आपको शहीदों को नमन करने का मौका दे रहा है। आप अपना संदेश हमें भेज उन्हें GNT पे दिखाएंगे।
25 साल पहले वीरता और शहादत की वो दास्तां आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में दर्ज है। हिंद के रणबांकों की जाबाजी के वो किस्से आज भी हर दिल में जोश पैदा करते हैं। करगिल की उस गौरव गाथा को याद कर हर हिंदुस्तानी का सीना आज भी फख्र से ऊंचा उठ जाता है। करगिल की वो दास्तां अमिट थी, अमिट है और रहेगी। वो साल था 1999 और तारीख थी 26 जुलाई, जब करीब 84 दिनों तक चली जंग के बाद करगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर शान से लहराया था तिरंगा। करगिल की जंग पाकिस्तान के विश्वासघात का नतीजा थी। ठंड के दिनों में पाकिस्तानी सेना ने करगिल की पहाड़ियों में चुपके से बंकर बना लिए थे। 3 मई 1999 को करगिल को लेकर पाकिस्तानी घुसपैठियों से जंग छिड़ गई। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल में लड़ी गई इस जंग का पटाक्षेप 26 जुलाई को हुआ। इस दिन टाइगर हिल और दूसरी पहाड़ियों पर भारतीय सेना का पूरा कब्जा हो गया था। इस युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए थे। देश के इन्हीं वीरों की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को ये दिन करगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन करगिल युद्ध के नायकों की बहादुरी और वीरता को भी श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के आगे अपनी जान की भी फिक्र न की। गुड न्यूज टुडे देश के इन वीर सपूतों को नमन करने का, उन्हें श्रद्धांजलि देने का आपको भी मौका देता है। करगिल विश्व दिवस पर शहीदों के नाम अपना संदेश भेजें। हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 7669958686। हम आपके संदेश को GNT पर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये जम्मू कश्मीर जाने पर अगर आपने डल लेक नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। डल लेक पर शिकारे का लुत्फ नहीं उठाया तो फिर आपका धरती की जन्नत का दीदार शायद अधूरा रह जाए। खैर, डल लेक के साथ अब एक और नई चीज जुड़ गई है। डल लेक के किनारे टांगा सेवा शुरू की गई है, जिसका सैलानी जमकर मजा ले रहे हैं। टांगे पर सवारी करते हुए डल लेक का दीदार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने न सिर्फ पर्यटकों को बड़ी सौगात दी है, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। इसमें हम इको फ्रेंडली रखा है ये, और जो इसका टूरिज्म में है, इससे बूस्ट हो रहा है टूरिज्म भी। और जो इसका जो हमने रखा था फोर्ट शोर रोड पर, तो इसका अच्छा क्रेडिट आ रहा है। और ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी बहुत इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि ये जो डल लेक है ये श्रीनगर में पूरा वादी में नंबर 1 पर इस वक्त डल लेक चल रहा है। चाहे शिकारा हो, चाहे हाउस बोट हो, चाहे कोई भी हो। मगर ये जो नया लॉन्च हुआ है यहाँ घोड़ा, और ये जो बाहर से इन्होंने लाया है, ये बहुत महंगा भी हो गया। मगर इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब से हम पुरजोर अपील करते हैं, ये जो नौजवान है यहाँ पर, इनको रोजगार मिलना चाहिए। ये जो है नौजवान, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि आजकल जो नौजवान है बाकी काम में लगे हैं, तो इन्हें एक डिफरेंट, एक यूनिक एक चीज़ बनाए, मतलब लाई इधर है, जो इस टूरिस्ट के लिए, बल्कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए अट्रैक्टिव है। इसको टूरिस्ट आते हैं, इस पर चढ़ते हैं, वो सवारी करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, मजा आता है उनको। ये आप देख रहे हैं यहाँ से डल लेक, वहाँ से जो माउंटेन्स, उनका वो व्यू आ रहा है, उनको बिल्कुल उनको एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। देखिए, ब्रिटेन की संसद में भारतीय संस्कृति की छाप इस बार फिर से दिखाई दे रही है। इस बार भारतीय मूल के 26 नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए हैं। इन्हीं सांसदों में से एक है लिसेस्टर से चुनी गई शिवानी राजा, जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली और उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रति अपने विश्वास को अपने नए सफर का आधार बनाया। People of Leicester East, I am truly humbled and honoured to be elected as your representative for Leicester East. To His Majesty King Charles is heirs and successors. गीता पर शपथ लेती ये हैं लेस्टर से कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद शिवानी राजा। यूं तो शिवानी का जन्म लेस्टर में हुआ, लेकिन इनकी मां गुजरात के राजकोट से संबंध रखती है। इस बार ब्रिटेन के आम चुनाव में शिवानी राजा काफी चर्चा में रही। उन्होंने लेस्टर ईस्ट सीट पर कंजर्वेटिव पार्टी से लेबर पार्टी के भारतीय मूल के उम्मीदवार राजेश अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। शिवानी की ये जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि इस सीट से उन्होंने लेबर पार्टी का 37 साल का वर्चस्व खत्म किया।
जाहिर सी बात है कि शिवानी राजा कामयाबी का इतिहास इसलिए रच पाए क्योंकि इस इलाके में इनकी अच्छी पकड़ है। पहले शिवानी ने लेस्टर के लोगों का दिल जीता और अब ब्रिटिश संसद में भारतीय मूल की ये सांसद अच्छे काम से अपने क्षेत्र की तरक्की करना चाहती हैं। शिवानी राजा का दावा है कि वो लेस्टर के लोगों के लिए आवाज उठाएंगी और यहाँ के विकास के लिए काम करेंगी। मैं लोकल हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ एंड आई एम अ लोकल बिजनेस वुमन। आपको कोई दिक्कत है तो मुझे वो सेम दिक्कत होगी। इफ इट मैचेस टू यू, इट मैचेस टू मी। सो ये मेरा ड्राइव है लेस्टर में सारा काम करने का, लोगों को आवाज देने का और लेस्टर की पूरी सुविधा बेटर करने का। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन I've got lot of support from communities or from the people of Leicester. बहरहाल ब्रिटेन की संसद में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने के बाद शिवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लेस्टर ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में शपथ लेना सम्मान की बात है। मुझे गीता पर महामहिम राजा चार्ल्स के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने पर वास्तव में गर्व है। इस बार ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के 26 नेता हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए हैं। इसमें ऋषि सुनक, सुहेला ब्रेबर्मन और प्रीति पटेल समेत कई नेता शामिल हैं। लिहाजा ब्रिटिश की संसद में एक बार फिर भारतीय संस्कृति और जज्बे की तस्वीर देखी जा रही है। लेस्टर से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार, तो डालते नजर आज के विचार पर। महात्मा गांधी ने कहा है कि अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था रखने वाले मुट्ठी भर संकल्पवान लोग इतिहास की धारा बदल सकते हैं। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी लंच टाइम में आप सभी के साथ कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए जी।